हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री सोज में। मैं डिप्टी सर। आप हमारे साथ में जो पिछले वीडियो से बने हुए थे वैदिक सभ्यता को लेकर के प्राचीन भारत में, आज उसका कंपैरिजन पढ़ेंगे और ये फाइनल वीडियो है वैदिक सभ्यता के ऊपर लेकर के। आप इन सारे वीडियो को एक बार करिए, होलिस्टिक अप्रोच आपकी डेवलप हो जाएगी और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे अपने आप को थोड़ा सहज महसूस करें। चलिए धैर्य के साथ बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए, तभी कोई लाभ हो पाएगा। क्योंकि वो वीडियो नहीं है 2 मिनट के लिए थोड़ा सा एंजॉय हुआ और काम खत्म, ऐसा नहीं है। यहाँ नॉलेजेबल कंटेंट है, एक बेस्ट क्वालिटी कंटेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों को जान लिया था। ऋग्वेदिक काल की विशेषताएं क्या थी, उत्तर वैदिक काल की विशेषताएं क्या थी, ठीक है। और आपको ये भी बताया था ऋग्वेदिक काल 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक होता है, ठीक, ये बताया था आपको। देन उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे, पोस्ट वैदिक एज की बात करेंगे, तो ये आपका 1000 बीसी से लेकर के 500 बीसी तक होता है, ठीक है। ये तो बता दिया था ईसा पूर्व बीसी। कुछ कंपेरिजन के पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहला कि सामाजिक रीति, यहां से ऐसे लाइन ड्रॉ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहला कि समाज में ऋग्वेदिक काल में जो था वो समाज में विभाजन नहीं था। बोल सर विभाजन कैसा कि ऋग्वेद में जिक्र जरूर मिलता है वर्णा व्यवस्था का, लेकिन वर्णा सिस्टम की शुरुआत है। क्योंकि व्यवस्था कैसी है, कर्म आधारित, ठीक है, नॉट जन्म आधारित। जन्म आधारित व्यवस्था यहां हो जाएगी, ठीक है। तो समाज में विभाजन नहीं है और यहां समाज में विभाजन है। कंप्लीट हुआ पहला पॉइंट कि ऋग्वेदिक काल में समाज में विभाजन नहीं है, कबीलाई समाज है, और उत्तर वैदिक में समाज में विभाजन है, ठीक। दूसरा, समाज में विभाजन आया। अब ऋग्वेदिक काल में कैसा है, कबीलाई समाज है, ठीक है। राजन होता है, यहां कौन होता है, राजन। अब देखिए राजन है ना, ये एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, रिपब्लिकन सिस्टम है। जैसे इंडिया क्या है, इंडिया है क्या है, सेकुलर है, रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक है। ये सारे वर्ड आप पढ़ेंगे कि भारत क्या है, संप्रभु संपन्न, समतावादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। पहला प्रेम्बल का पहले यहीं से शुरुआत होता है। तो भारत वर्तमान स्थिति में क्या है, एक गणराज्य है, ठीक है। और कैसा है, लोकतांत्रिक है। यहां पर रिपब्लिकन सिस्टम है, मतलब देखो राजा जो है ना वो सारे डिसीजन खुद नहीं लेता है, उस डिसीजन के ऊपर और उसके ऊपर कुछ समितियां हैं, सभा है, समिति है, विदत है, इन तीनों का कंट्रोल भी राजा के ऊपर रहता है। दैट्स व्हाई इसको क्या कहते हैं, राजन। और यहां राजन कैसा है, यहां राजन है कर्म के आधार पे। अगर वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है, ही बिकेम राजन। ऑल्दो ऐसा नहीं है, यहां भी जन्म आधारित नहीं हुआ है, ठीक है। कबीले को हराया, कबीले बन गए, राजन बन गया। चलिए इस पॉइंट को हम देखते हैं यहां, ठीक। और घुमक्कड़ प्रवृत्ति है, यहां पर कबीला है, यहां फर्टिलिटी कम होगी, दूसरी जगह पहुंचे, घुमक्कड़ प्रवृत्ति, ठीक। अब इन सब पॉइंट को देख लेते हैं पोस्ट वैदिक एज में, उत्तर वैदिक काल में। समाज में विभाजन है और राजत्व के सिद्धांत का डेवलपमेंट हो चुका है, किंगशिप थ्योरी आ चुकी है। अब देखिए समाज विभाजित हो गया। विभाजित कैसे हो गया, इसमें हायरार्की डेवलप हो गई, स्तरीकरण हो गया, समाज का हायरार्की हो गई, मतलब छोटे से बड़े के क्रम में चीजें डेवलप हो गई। समाज में क्या आ गया, एक विभाजन आ गया, ऊंच नीच की स्थिति आ गई। इस ऊंच नीच की स्थिति को स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं, स्तरीकरण, ठीक है। कुछ शब्द जो है सोशियोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, जैसे स्तरीकरण शब्द है सोशियोलॉजी का है, लेकिन हिस्ट्री पढ़ने के लिए होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। क्योंकि हिस्ट्री जो है ना वो कई सारे सामान्य विज्ञानों का समग्र है। समाज को अगर आपको पढ़ना है, इतिहास को, तो आपको राजनीति की समझ होनी चाहिए, आपको अर्थव्यवस्था की भी समझ होनी चाहिए, क्योंकि सबका जननी है इतिहास। इतिहास सारे सब्जेक्टों का जननी है। इतिहास में जैसे सपोज कीजिए अपन लोग बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था में आज जो वर्तमान में दिखाई देता है, पेपरलेस मनी तक हम लोग पहुंच गए, पेपरलेस मनी तक पहुंच गए। अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं, लेकिन उसकी अगर पीछे की पृष्ठभूमि देखेंगे तो इतिहास में देखना पड़ेगा ये कैसे वाटर सिस्टम था, क्रम जो है वस्तुविनिमय प्रणाली थी,
वाटर सिस्टम से मनी डेवलपमेंट हुई, और जब मनी डेवलप हुई तो फिर क्या होगा, मनी इज ए मोड ऑफ एक्सचेंज, मनी आई। अब मनी के बाद में मनी डेवलप होने लगी, सोने से हुई, तांबे से हुई, इत्यादि इत्यादि। और रिसेंटली डेवलपमेंट आया जो क्रांतिकारी, वो क्या था, पेपर मनी। पेपर मनी है, 10 रुपए के नोट पे 10 रुपए लिखे हैं, इसका एग्जैक्ट वैल्यू 10 रुपए नहीं है ना। और उस पेपर मनी के बाद में प्लास्टिक मनी आई, आपके पास कार्ड सिस्टम आ गया। अब उस कार्ड सिस्टम से ऊपर आ गया पेपरलेस मनी, कॉन्टैक्टलेस मनी, गूगल पे, फोन पे, अमेजन पे इत्यादि सारे प्लेटफॉर्म है, आप यूपीआई वगैरह का यूज कर रहे हैं। सबका जननी इतिहास है, ठीक है। चलिए समाज में क्या आ गया है, इस तरीके का आ गया है। अब देखिए समाज को 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। सबसे ऊपर वाला है दैट इज पुरोहित, क्या है, पुरोहित, प्रीस्ट है। सेकंड क्षत्रिय है, और थर्ड वन कृषक, या इसको वैश्य भी बोलते हैं, वैश्य आ गया। और लास्ट वन इज शूद्र, जो क्या है, सेवा का काम करता है। थोड़ा सा हो सकता है आपको राइटिंग पर दिखाई न दे रहा हो, लेकिन देखो चीजों को मैं जो बोलता हूं उसको सुन करके आप लिखने का कोशिश करें। सबसे टॉप पे पुरोहित चले गए, सेकंड थिंग पे क्षत्रिय चले गए, उससे नीचे आ गए आप ये कर सके वैसे, उससे नीचे आ गए शूद्रास। अब जो राजा राजन है वो बन गया राजा, और राजा का बेटा ही राजा बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। जब वो देखो सुपर जो 30 मूवी है उसमें वो था राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वो बना क्षमतावान है। वो कॉन्सेप्ट यहाँ था, राजा वो बना जो क्षमतावान है, लेकिन अब यहाँ राजा का बेटा राजा ही बनेगा। तो राजा का बेटा राजा बनेगा, तो राजत्व का सिद्धांत आ गया, डिटेल में आपको बताया है पिछली वीडियो, ठीक है। और समाज में इस तरीका हो गया, हमने दोनों कंपेरिजन देख लिया, यहाँ इस तरीका नहीं है, वहां इस तरीका है, कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अब यहां जो युद्ध होते थे वो होते थे गाय के लिए। किसके लिए युद्ध होते थे? गाय के लिए। एक तो ये आपका राजन है, रात को वहां की गाय उठा लाया, तो उसने अपना जुगाड़बाजी लगाई, अपने मुखबिर वहां पे छोड़ दिए, वो लोग उसको बता दिए कि सरदार को आज सही मौका है। बोले कैसे? राजन गया बाहर घूमने, वो जाकर के दूसरे के में से खोल लिया, मौके अपनी गाय उड़ाते रहते थे। लेकिन अब क्या है, ये जो गाय का युद्ध है वो चेंज हो चुका है, युद्ध आ चुका है भूमि के ऊपर, भूखंडों के लिए युद्ध होता है। अब लैंड के लिए युद्ध हो रहा है, लैंड हमारी, लैंड पर रहने वाले हमारे, युद्ध में जीते हुए हैं। लैंड बिलोंग्स टू राजा, सब कुछ अब किंग के अंडर में है, ठीक। वो कहां से आ गया? किंग के अंडर में। और हु इज द किंग मेकर? पुरोहित। पुरोहित किंग मेकर है। कैसे? वो बताते हैं जनता को, देखो तुम्हारा राजा है, राजा के अंदर राजाओं वाले गुण हैं, हमने आपसे क्या करवाया, पहले तो राज्याभिषेक के लिए हमने आपसे यज्ञ करवाया, और जब यज्ञ करवाया तो क्या हुआ कि हमने डेवलपमेंट कर लिया यज्ञ के थ्रू, और यज्ञ से राजा के अंदर देवत्व के गुण दे दिए, है ना। किंग मेकर है पुरोहित। चलिए नेक्स्ट स्थिति चलते हैं, समाज में महिलाओं की स्थिति क्या थी। तो देखिए महिलाओं की स्थिति ऋग्वैदिक काल में काफी अच्छी थी, आई रिपीट काफी अच्छी थी। बोले इसके एविडेंस मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं इसके एविडेंस। मतलब परिषदों में, उपनिषदों में जिक्र मिलता है महिलाओं का। परिषदों में पार्ट करती थी, पार्टिसिपेशन करती थी महिला, उपनिषदों में मिलता है। बहुत सारी विदुषियों के नाम हैं, है ना, बहुत सारे विदुषियों के नाम हैं, दैट इज उपाला, घोषा, लोकमुद्रा और इत्यादि। ये सारी बहुत सारी विदुषियां हैं जिनके नाम मिलते हैं कहां? ऋग्वैदिक काल में। लेकिन जैसे ही ये स्थिति परिवर्तित हुई, कहां आ गए? उत्तर वैदिक में। यहां स्त्रियों की स्थिति जो है कमजोर हो गई। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखो वर्तमान स्थिति में हस्बैंड आता है, सपोज कि हस्बैंड आता है अपना ड्यूटी से वापस, ठीक है, घर पे आया, पत्नी को बोला कि हाँ भाई चाय दीजिए, पानी दीजिए, दे दी, गृहिणी का सारी बात सुनेगी, ठीक। अगर आया वापस खाना बनाने का जो तरीका खाना तक नहीं बना, अलग ही लेवल का एटीट्यूड है, ठीक। अगर दोनों वर्किंग है, ठीक है, तो अब हस्बैंड आता है, बोला आज खाना क्यों नहीं बना, तो भाई बोलेगी तुम ही बना लो, तो समझ जाएगा यही वर्किंग है, बोला छोड़ो ना डालेगा बाहर खाते हैं। कैसे डेवलप हुआ? क्योंकि दोनों बराबर के पार्टिसिपेट कर रहे हैं फैमिली को चलाने में। यही स्थिति कैसे हुई कि यहां जो था वो घुमक्कड़ी समाज था, जब शिफ्टिंग होती थी एक कबीले से दूसरे कबीले में, तो सबका काम बराबर था,
महिला को बाहर का काम भी करना पड़ता था, बच्चों को संभालना, सारे सामान इकट्ठा करके रखना, पुरुष लड़ने का काम कर रहा है, जाने का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ इस टाइप तो आ गया, अब पुरुष कह रहा है बाहर का काम मैं करूंगा, तुम अंदर रहोगी, अंदर, समझ रहे हो, वो इतना लंबा वाला घूंघट, अंदर रहो, कायदे में रहो, इज्जतदार घर की महिला हो, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। क्यों? क्योंकि क्या आ गया? स्त्रीकरण आ गया उत्तर वेद में। जब स्त्रीकरण आ गया तो क्या हुआ? और सी बात है भाई, स्त्रीकरण में अब महिला के काम जो है केवल सिमट के रह गए, कहां तक? घर की चार दीवारी तक। वहां दोनों बराबर के वर्किंग पार्टनर थे। अगर वर्किंग पार्टनर नहीं रहोगे तो ऑब्वियसली स्थिति कमजोर हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अब ये भी इसी से रिलेटेड है, बोले विवाह के साथ। अगर बात करते हैं ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में ज्यादातर विवाह जो थे वो एकल थे, मतलब एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करेगा कि तू ही मेरी दुनिया जहान में, है ना। और कभी कभी बहुपत्नी विवाह मिलता था। जब देखो सर पत्नी को पालोगे कैसे, आप खुद यहां से शिफ्टेड कर करके बाहर, लेकिन जब यहाँ शिफ्टेड हुए, पैसे का कलेक्शन इकट्ठा हुआ, तो यहाँ बहुपत्नी विवाह का कॉन्सेप्ट बढ़ गया। और जब तक एक स्त्री संबंध है तो सब कुछ वही है, और जैसे ही वो डिवाइड हुआ, संबंध दो तीन स्त्रियों से हुए, तो क्या हुआ? बट गया। अब जो पत्नी है ना, पहली पत्नी है, दूसरी पत्नी है, उनकी जो है छवि जो है वो धीमे धीमे उसकी नजर में कम होने लगती है, और स्त्री की स्थिति में डाउनफॉल आता है। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत? बिल्कुल। यहां जो समाज है ऋग्वेदिक काल में, वो क्या है? पशुपालक है, पशुपालक समाज है, पशुओं पर ज्यादा फोकस देता है। युद्ध जो करता है वो किसके लिए करता है? गायों के लिए करता है। गाय जो है मोड ऑफ एक्सचेंज है, मनी का काम कर रही है। ठीक है, अब ये देखिए पशुपालक है, इसका जिक्र मिलता है ऋग्वेद के कुछ शब्दावलियों से। इन शब्दावलियों को देखिए काफी ध्यान से, ठीक है, क्योंकि ये पूछ लेता है, दैट्स व्हाई। अब देखिए दही को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? कर्ण। क्या कहा गया? कर्ण। घी घृत, बटर मक्खन, मक्खन को कहा गया है नवनीत, नवनीत। ठीक, दधी जो शब्द है वो संस्कृत का है, संस्कृत में दधी कहते हैं, हिंदी में दही कहते हैं, और ऋग्वेद में इसको क्या कहते हैं? ऋग्वेद में इसको कहते हैं कर्ण। ठीक है, अगर पनीर है, पनीर को बोला जाता है फांट, पनीर को फांट। दधी संस्कृत शब्द है, दधी से कर्ण बना, और दही, दधी को जो है हिंदी में बोलते हैं दही। अब जो है घी है, घी को घृत बोलते हैं, बटर को नवनीत बोलते हैं, पनीर को फांट बोलते हैं। पशुपालक था, रिलेटेड शब्द मिलते हैं, इसमें हम कह सकते हैं भाई पशुपालक था। अब डेवलपमेंट होगा, पशुओं की स्थिति कमजोर हो जाएगी, कृषि की स्थिति बढ़ जाएगी, क्योंकि अब क्या है कि देखिए पहली बात ये पशुपालक थे, ये कर सकते, ये कृषि प्रधान बन गए। बोले कैसे कृषि प्रधान बन गए? वो ऐसे कब लोहे का विकास हो गया है, और जब लोहे का विकास हो गया है तब देखिए हमने जैसा पिछले पढ़ रहे थे ऋग्वेद, तो हमने जाना था कि तीन तरह की शब्दावलियों से ये लोग परिचित थे ऋग्वेद वाले। वो शब्दावलियां थी बपंता, लड़ंता और मृडंता। बपंता मतलब बोना, लड़ंता मतलब उसको गवाही करना, उसको काटना, और लास्ट में मृडंता मतलब उससे फायर प्रोडक्ट बाहर निकालना। लेकिन उत्तर वैदिक काल के लोग एक नई टर्मिनोलॉजी से अवेयर हो गए, दैट इज कृषंता, अर्थात जोतना, जोतने से भी अवेयर हो गए। सारी वीडियो से रिलेट होती है, आप इंडिविजुअल एक पर कभी फोकस मत करना, सारे पीछे से देखोगे तब चीजें बिल्कुल क्लियर होगी, क्वेश्चन क्लियर। जी जोड़ना सीखो, ये चलेगा ना, तभी आप क्वेश्चन को जो है कर पाएंगे डील, अंदर डीलिंग नहीं होगी। ठीक है, ऐसे तो आसानी से पढ़ लिया, उत्तर वैदिक काल का ये काल था, ये वो था, ऐसे नहीं है। जब जोड़ेंगे चीजों को तो कॉन्सेप्ट के साथ याद भी रख पाएंगे। ऐसा नहीं है भाई इतना कठिन शब्दावली कैसे याद रखें, नहीं नहीं, जोड़ेंगे याद रहेगा, दो दिन पढ़ेंगे याद रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, है ना। तो ये लोग नई चीज से अवेयर हुए, दैट इज प्रसन्नता। और यहाँ पे केवल तीन थे, कौन थे? बपंता, ऋणंता, मृडंता, जैसे हमने वीडियो नंबर 2 में बताया। ठीक है, और जो कृषि प्रधान थे इसके कुछ शब्द भी मिलते हैं ऋग्वेदिक काल में, उन शब्दों पे भी आप गौर कीजिए। जैसे
यब जो शब्द आया है, यब का अर्थ होता है जौ। जौ तो जानते होंगे, बार्ली, बार्ली, जौ। गोधुम बोला जाता है गेहूं को, और ब्रीही बोला जाता है चावल को। ब्रीही बोला जाता है चावल को। समझ गए? कोई डाउट? चल, हमने यहां तक देख लिया, कृषि प्रधान थे, पशुपालक थे। अब देखिए ऋग्वेदिक काल में इकोनॉमी को अगर देखें तो क्या किसी पैसे का जिक्र मिलता है? तो भैया किसी पैसे का जिक्र नहीं मिलता है, किसी तरह का कोई मनी नहीं था। फिर क्या चलता था? वाटर सिस्टम चलता था। बोले कहा कि तुम टमाटर उगा लिए, हम प्याज उगा लिए, तुम हमको टमाटर दे दो, हम तुमको प्याज दे देंगे। ठीक, वस्तु विनिमय प्रणाली है, वस्तुओं से आपस में एक्सचेंज करना, वाटर सिस्टम काफी लंबे समय तक चला। इवन कई जगह तो आज भी चलता है। गांव वगैरह में आप जो गेहूं लेके जाइए, परचून दुकान पर आपको सामान दे देगा। ये वाटर सिस्टम का ही उदाहरण है ना। लेकिन वाटर सिस्टम के साथ वो मनी को भी कैलकुलेट कर लेता है, मैं इतने रुपए किलो के हिसाब से खरीदूंगा आपके, और आप इतने किलो और आप इतने की तो सामान ले लीजिए। लेकिन वाटर सिस्टम में पहले ऐसा कुछ नहीं था। आपने मान लीजिए एक लोग जो टमाटर उगा लेते हैं, एक लोग जो गेहूं उगा लेते हैं, तो टमाटर वाला टमाटर देगा, गेहूं वाला गेहूं देगा, एक्सचेंज नहीं करता था। अब बोलते थे बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है, टमाटर हो गए 2 गांव बाद और गेहूं हो गए इस गांव में, तो कैसे एक्सचेंज हो? तो फिर सबने बड़ी समझदारी से मंडी व्यवस्था का उद्भव किया। ये काम करते 4-5 गांव के लोग एक जगह बैठ करके एक डिसाइडेड दिन पे आ जाएंगे, तुम अपने टमाटर ले आना, तुम अपने जो गेहूं ले आना, और तुम अपने मटर ले आना। हम लोग सब एक जगह बैठ जाएंगे और आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। जरूरतमंद को जो चाहिए था वो उसको मिल गया, तो मंडी व्यवस्था आ गई। इस तरह से ऐतिहासिक विकास होता है मानव का। तो यहाँ कोई मनी का जिक्र नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली है, वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली। वहीं वैदिक सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली तो एज इट इज रहेगी, लेकिन साथ में कुछ शब्द मिलते हैं, जैसे निस और शतमान। ये कंपेयर किए जाते हैं कि ये दोनों ही दोनों मुद्रा से रिलेटेड थे। ये मुद्रा के लिए यूज किए जाते थे, द वर्ड यूज फॉर मनी। ठीक है, जैसे वो असरफी बोलते थे। असरफी तो सुना होगा ना आपने दादाजी से सुने होगा, कम से कम हो सकता है पिताजी जमाने ना हो, दादाजी बताते हो भाई सोने की असरफी होती थी। तो सोने का टुकड़ा है, जैसे राजा ने बोल दिया असरफी है, तो उसको असरफी बोल देते। देन ये निस और शतमान इस तरह के कुछ नाम थे। और वस्तु विनिमय प्रणाली तो चली रही थी कंटेम्परेरी, कोई दिक्कत? चलिए, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पर जो राजस्व है, टैक्सेशन क्या है? तो टैक्स यहाँ पे नहीं है। ऋग्वेदिक काल में टैक्स नहीं है। आप राजन को कोई भी चीज देते तो क्या था? एज ए गिफ्ट। जैसे बलि का नाम आपको बताएंगे, बलि बताया तो क्या था? एज ए गिफ्ट था। लेकिन यहां आते आते अब जमीन तो बची ही नहीं, जमीन पूरे राजा से बिलोंग होगी। राजत्व का सिद्धांत आ गया, किंगशिप थ्योरी में सारी जमीन राजा के पास में है। जब राजा के पास में है तो राजस्व व्यवस्था स्थापित होगी, राजस्व व्यवस्था स्थापित होगी। उत्तर वैदिक है ना, पढ़े ना क्रम से, तो मजा आ रहा है क्रम से, इस तरह से पढ़ना चाहिए क्रम से। आप देखिए धार्मिक स्थिति में देख लेते हैं तो ऋग्वेदिक काल में पहले तो प्रकृति पुजारी थे, और दूसरा 2 देवताओं को महत्व देते थे, प्रकृति से रिलेटेड है। जैसे इंद्र देवता को महत्व देना, बोले बारिश के देवता है। और दूसरा जो उनको बचाता था जानवरों से या रात के समय डर को दूर करता था, होती अग्नि, आग, तो अग्निदेव को दूसरा महत्व दे दिया। ठीक है, अग्निदेव को दूसरा महत्व दे दिया। लेकिन जैसे ही ये आ गया कहां पर? उत्तर वैदिक में, तो यहां इन दोनों देवताओं की जो है स्थिति को कमजोर कर दी, और अब जो देवता आए वो है प्रजापति। प्रजापति सुप्रीम चले गए, और यहां पर अब कर्मकांड बढ़ गए हैं। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ की प्रथा शुरू हो गई है, यज्ञ होते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ और बचता है? कुछ नहीं। हमने कंपेरिजन को कंप्लीटली देखी है। आप वैदिक सभ्यता पे सारी वीडियो देखिए, और यहां तक भी देखिए। आप वैदिक सभ्यता से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप हमें तो नीचे प्लेटफॉर्म्स जो आपको इंट्रोड्यूस किए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, किसी पे भी जाइए, किसी भी टाइप की क्वेरी हो, हिस्ट्री से रिलेटेड या कोई और, वहां आकर के आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो में अगर कोई पॉइंट है जो आपको लगता है कि नहीं सर विवादास्पद है, या इस पॉइंट को लेकर के आप गलत हैं या सही हैं, तो आप उस पॉइंट के बारे में वहां पे नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते रहिए, इसी तरह हमारे वीडियो को प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।